आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिरीबा मामले में एसपी को हटाने का आदेश। कांग्रेस बोली क्या दीवार पर लिखी इबारत पढ़ रहे हैं गृह मंत्री। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप। वोटिंग से पहले मुंबई में हंगामा। भाजपा में शामिल हुए कैलाश गहलोत बोले किसी की दबाव में फैसला नहीं लिया, आसान नहीं था आप छोड़ना। दिल्ली की जहरीली हवा में विदेशों में हो रही भारत की फजीहत। COP29 में हुई चर्चा। ओवैसी के MIM के नेता ने कांवड़ यात्रा पर की टिप्पणी, कहा हम नमाज पढ़ लें तो होता है बवाल। हमास की शर्त के आगे झुकना ही पड़ेगा। इजराइल ने भी माना नहीं बचा है कोई रास्ता। अब समाचार विस्तार से। जिरीबा में हुई गोलीबारी और उसमें एक युवक की मौत पर मणिपुर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार के गृह विभाग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदारियों से मुक्त करने का फैसला किया है। साथ ही इस घटना में उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। मणिपुर सरकार के गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर जिरीबाम गोलीबारी मामले में जांच के लिए दो सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। उल्लेखनीय है कि रविवार रात को जिरीबाम के बाबूपारा इलाके में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई भिड़ंत में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी और एक अन्य घायल हुआ था। प्रदर्शनकारी की मौत गोली लगने से हुई थी। चश्मदीदा लोगों का कहना है कि गोली सुरक्षा बलों की तरफ से चलाई गई थी। गृह विभाग ने खुफिया विभाग के IGP के करीबी और AIG निंगसेन की सदस्यता वाली समिति को जिरीबाम गोलीबारी मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी। समिति को 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपने को कहा गया है। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा है कि कल मणिपुर सरकार ने NDA विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में सिर्फ 26 विधायक ही पहुंचे। इनमें से भी 4 विधायक NPP पार्टी के थे, जो कि पहले ही मणिपुर सरकार से समर्थन वापस ले चुकी है। जयराम रमेश ने तंज कसते हुए लिखा है कि दीवार पर लिखी इबारत बिल्कुल साफ है, लेकिन क्या मणिपुर के बड़े सूत्रधार केंद्रीय गृह मंत्री, जिन्हें प्रधानमंत्री ने राज्य की सारी जिम्मेदारी सौंप दी है और आउटसोर्स कर दिया है, उसे पढ़ रहे हैं। मणिपुर के लोगों की असहनीय पीड़ा, दुख और तकलीफ कब तक यूं ही जारी रहेगी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को संसद के सत्र से पहले मणिपुर का दौरा करने की मांग की और साथ ही मणिपुर में शांति स्थापित करने में डबल इंजन की सरकार के असफल होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। बुधवार यानी कि 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले पालघर में बड़ा हंगामा देखने को मिला है, जहां भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े को घेर लिया गया है। उनके ऊपर पैसे बांटने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी विनोद तावड़े और स्थानीय नेता राजन नाइक होटल पहुंचे थे। इस दौरान बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। बीजेपी और बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं में जमकर हंगामा हुआ। राजन नाइक बीजेपी के नालासोपारा विरार सीट से उम्मीदवार हैं। उनके सामने बहुजन विकास अघाड़ी के उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता विनोद तावड़े को पिछले 2 घंटे से बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं ने घेर रखा था। बहुजन विकास अघाड़ी के नेता और मौजूदा विधायक का आरोप है कि तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर आए और डायरी में 15 करोड़ की एंट्री है। विनोद तावड़े को लेकर शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी का खेल खत्म हो गया है। जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था, वो काम ठाकुर ने किया है। चुनाव आयोग हमारा बैग चेक करते हैं और उधर सत्ता पक्ष पर कार्रवाई करने से डरता है। महाराष्ट्र में वोट जिहाद का सियासी मुद्दा बन गया है। भाजपा लगातार महाविकास अघाड़ी पर वोट जिहाद का आरोप लगा रही है और दावा कर रही है कि मौलाना धर्म के नाम पर अपने समर्थकों को MVA को वोट देने की बात कर रहे हैं। वहीं इस मामले में मौलाना सलमान अजहरी पर भी कार्रवाई की गई थी, जिसका विरोध समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अबू आजमी ने किया है। अबू आजमी ने कहा कि मौलाना सलमान अजहरी कोई आरोपी नहीं, उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। उन्होंने कोई हेड स्पीच नहीं दी है। वहीं अबू आजमी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये बीजेपी वाले जो बोलते हैं वो क्या है। फिर मौलाना को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया, फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब जाकर राहत मिली। इतना ही नहीं, उन्हें बेवजह डिटेंशन सेंटर में भी रखा गया। इसमें कौन सा वोट जिहाद है। अबू आजमी ने RSS पर भी वही काम करने का आरोप लगाया, जिससे बीजेपी कथित तौर पर वोट जिहाद कह रही है। सपा नेता ने कहा है कि धर्मगुरु जो वोट देने की बात कर रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं है। RSS भी घर घर जाकर यही कर रही है। सब कुछ खुलकर सामने आया है और धर्म के नाम पर वोट मांगने की शुरुआत बीजेपी RSS वालों ने ही की थी।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिल्ली में बने हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश एक ऑब्स्टेशन अवार्ड की अनुपालना सुनिश्चित न करने पर जारी हुए हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अजय मोहन गोयल की सिंगल बेंच ने आदेश दिया है। नहीं, मैंने अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है। इट्स ओपन सर, लेकिन नहीं कोई पढ़ा नहीं है, लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी तो उसमें उस ऊर्जा नीति में मैं भी मेन आर्किटेक्ट था। मैडम स्टोक्स उस समय ऊर्जा मिनिस्टर थे। तो अपफ्रंट प्रीमियम ये था कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था, उस पर उन कंपनियों ने बोली थी। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बातचीत की। इस दौरान प्रमोद तिवारी ने कहा कि इंडिया गठबंधन 9 सीट जीतेगा। हमारे उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं उनके साथ जनता का प्रबल समर्थन है। मैं ये जरूर चाहूंगा कि चुनाव निष्पक्ष हो। इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीट जीतेगा। हमारे सापा के चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं उनके साथ जनता का प्रबल समर्थन है। मैं ये जरूर चाहूंगा चुनाव निष्पक्ष हो। अनुरोध करूंगा इलेक्शन कमीशन से, सिर्फ 9 चुनाव है, आप गारंटी लीजिए कि ये चुनाव निष्पक्ष होंगे। समाजवादी पार्टी के तरफ से यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि पर्दा नशीन महिलाओं के साथ उनके मतदान में किसी तरह की रुकावट ना हो। तो पिछले बाई इलेक्शन का अनुभव है जिसके आधार पर उन्होंने कहा होगा। एक तरफ इलेक्शन कमीशन चाहता है ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, पर पिछले बाई इलेक्शन में देखिए बहुत कम वोट पड़ा था रामपुर वगैरह में। तो इलेक्शन कमीशन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चाहे वो पिछड़े वर्ग की महिलाएं, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय की हों, चाहे वो अनुसूचित जात के हों, वो अपना मतदान ज्यादा से ज्यादा कर सके। एक इलेक्शन कमीशन ने जो एक लाइन जारी की है उसका 100% पालन हो कि पुलिस वाले आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड न चेक करें। तो अगर उसका अनुपालन होगा तो निश्चित रूप में मतदाताओं में कोई खौफ और दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत कल भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा मुख्यालय में कैलाश गहलोत को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदस्यता दिलाई। इस दौरान कैलाश गहलोत ने कहा कि मैंने आज तक किसी के दबाव में कोई भी काम नहीं किया है। जितनी भी ऐसी बातें मुझे सुनने में आ रही हैं कि मैंने ये सीबीआई के दबाव में ऐसा काम किया है, ये गलत है। ये फैसला एक दिन का नहीं है। देखिए, वजह तो मोस्टली जो मैंने लेटर लिखा है उसमें कुछ जो मेन जो चीजें रही वो सारी मैंने उसमें डिटेल आउट कर दी हैं। तो मतलब मेन मुद्दे वही हैं। तो उसके बारे में मतलब दोबारा अगर आप वही चीज तो बेसिक जो मैंने जिक्र किया, जो कुछ जो वैल्यूज थी जिसकी वजह से हम सब आम पार्टी से जुड़े, और मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आई एम वन ऑफ देम। मैं जो कार्यकर्ता जो लोग एक विचारधारा से जुड़े, मैं उनमें से एक हूँ। मेरी तरह लाखों लोग हैं और पार्टी जो है वो कभी भी मेरा मानना है कि पार्टी कभी भी कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता है। इट्स इम्पॉसिबल। पार्टी जो है जब बहुत बड़ी संख्या में लाखों करोड़ों लोग जो जुड़ते हैं एंड दे यूनाइट फॉर वन कॉमन गोल, तो वहां से एक जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से, जो उसके वैल्यूज थे, जो उसके प्रिंसिपल्स थे, उससे जुड़े, और वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट जब होते हुए नजर आए। और डाइल्यूशन डजंट हैपन ओवरनाइट, इट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
एंड जब वो समय लगा तो फिर आई हैव क्विट। दिल्ली एनसीआर की खराब हवा न सिर्फ यहाँ के लोगों की दिक्कतें बढ़ा रही है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की फजीहत भी करवा रहा है। इसे लेकर दूसरे देश चर्चा करने लगे हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा अजरबैजान की राजधानी बाकू में पर्यावरण को लेकर आयोजित COP29 समिट में देखने को मिला। इस सम्मेलन में दिल्ली के लगातार बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स पर काफ़ी चर्चा हुई। एक्सपर्ट्स ने वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में चेतावनी दी और फौरन वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया है। क्लाइमेट ट्रेंड्स के निदेशक ने कहा है कि दिल्ली का AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कुछ क्षेत्रों में 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक कण प्रदूषण दर्ज किया गया है। प्रदूषण कई स्रोतों जैसे ब्लैक कार्बन, ओजोन, जीवाश्म ईंधन के जलने और खेतों में आग लगने से होता है। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे संसाधनों की आवश्यकता है जो इन सभी से निपटे। एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि अब ये रोज 49 सिगरेट पीने के बराबर है। उन्होंने ये भी बताया कि ला नीना मौसम पैटर्न के दौरान कम हवा की गति हवा में प्रदूषकों को फंसा रही है, जिससे स्थिति और खराब हो रही है। ग्लोबल क्लाइमेट एंड हेल्थ अलायंस की उपाध्यक्ष ने कनाडा का अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा है कि 2023 में जंगल की आग की वजह से 70% आबादी को एरिया खाली करना पड़ा। यह हमारे जैसे अमीर देश के लिए भी महंगा था। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए गरीब देशों को वित्तीय मदद की जरूरत है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर आर्टिफिशियल रेन कराने की मांग की है। उन्होंने इसे प्रदूषण की समस्या का तत्काल समाधान बताते हुए केंद्र सरकार से त्वरित कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमने वाहनों पर पाबंदियां लगाई हैं, स्कूल बंद किए हैं और दफ्तरों का समय बदला है, लेकिन धुंध और स्मॉग को हटाने के लिए तेज हवा या बारिश की आवश्यकता है। बहुत ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज भारत में एक ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी है जो उत्तर भारत को आधा हिस्सा देश का प्रदूषण की मार को झेल रहा है। उस सरकार के पर्यावरण मंत्री को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और आज 19 नवंबर है, लगातार अपील करने के बावजूद भी, चिट्ठियां लिखने के बावजूद भी, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी एक मीटिंग बुलाने की फुर्सत नहीं है। आर्टिफिशियल रेन होगी नहीं होगी, कैसे होगी, यह निर्णय तो अभी मीटिंग के बाद तय होगा। परमिशन केंद्र सरकार देगी या नहीं देगी, यह भी मीटिंग के बाद तय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास एक बैठक बुलाने की फुर्सत नहीं है, या जानबूझ करके नहीं बुलाई जा रही है, यह समझ के परे है। शायद हमने विदेश में भी किसी दूसरे देश के मंत्री से भी इतना अगर रिक्वेस्ट की होती तो वो भी मीटिंग बुला लेते, लेकिन हमारे देश की केंद्र की भाजपा सरकार के मंत्री के पास एक मीटिंग बुलाने का समय नहीं है। UPMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की कांवड़ियों को लेकर की गई टिप्पणी पर बवाल बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे हिंदुओं का अपमान बताया है और कहा कि हिंदू समाज इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि लोग समाज को भड़काने के लिए ऐसे बयान देते हैं। उन्होंने इस मामले पर विपक्ष की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि MIM GOP चीफ शौकत अली का यह बयान उसी जरीरी विचारधारा को दिखाने का काम करता है जिसके जरिए लगातार AIMIM समाज को भड़काने और विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ऐसे बयान देती रहती है। शौकत अली के इस बयान पर पूरा विपक्ष चुप है। बीजेपी नेता ने कहा है कि MIM के इस भड़काऊ बयान की निंदा न कांग्रेस और न ही सपा करती है, क्योंकि कहीं न कहीं सपा कांग्रेस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि कैसे समाज पे ध्रुवीकरण हो सके, मजहबी गोलबंदी हो सके और हिंदुओं को बार बार अपमानित किया जा सके। उन्होंने सवाल किया है कि शौकत अली ने कांवड़ यात्रा के विरुद्ध जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की है, इस पर सपा और कांग्रेस मौन क्यों हैं? हिंदू समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। हिंदुओं के अपमान पर समूचा विपक्ष एक है। साथ ही आपको बता दें कि शौकत अली ने कुंदुर्की में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांवड़ियों को लेकर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कांवड़ यात्रा में कांवड़िये मस्त रहते हैं, चिलम मारते हैं और शराब पीकर हुड़दंग भी मचाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम 2 मिनट सड़क पर नमाज पढ़ लें तो शोर मच जाता है कि नमाज पढ़ लिया। ये सड़कें किसी के बाप की नहीं है और कांवड़ यात्रा के नाम पर 2 महीने सड़क बंद करके पुलिस उन पर फूल बरसाती है।
समाजवादी पार्टी ने यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सपा की यूपी इकाई के अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बड़ी मांग की है। पत्र में उन्होंने मांग की है कि रिटर्निंग ऑफिसर, जिला मजिस्ट्रेट, जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किए जाएं कि 20 नवंबर को कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की मतदाता पहचान पत्र की जांच नहीं करेगा। पत्र में आगे कहा गया है कि मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार मतदान अधिकारी के पास है। उपचुनाव परसों कोई वोटिंग होनी है, बस एक दिन बीच में बचा है और हम सब लोग जितने भी समाजवादी पार्टी के विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक हम लोग मिले थे और जिलाधिकारी और पर्यवेक्षक से हमने बात की है। हमने ये मांग की है कि जिस प्रकार यहाँ पर पुलिस प्रशासन का दबाव रहा है, वो वोटिंग वाले दिन उनके साथ में परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। अपने वोट का वो इस्तेमाल करें। जो 12 आईडी चुनाव आयोग ने दी हैं, उनमें सभी आईडी में किसी भी उसमें से वोट डालने का अधिकार है, वो उनको मतदाताओं को मिलना चाहिए। और इसके अलावा किसी प्रकार लाठीचार्ज करके लोगों को परेशान नहीं करें, बल्कि जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने का, उसकी परसेंटेज बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। बता रहे हैं मुस्लिम इलाके में पर्चियाँ नहीं बांटी गई। हाँ, इसलिए एक खास बिंदु है कि पर्चियाँ नहीं बांटी गई हैं, इसकी शिकायत हमने की है, तो उन्होंने हमें ये भरोसा दिया है कि पर्ची अगर किसी के पास नहीं भी पहुँची है, उसके बाद में भी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर बिहार की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी प्रत्येक राज्य में अपनी स्थिति बदलते हैं, तेलंगाना में अडानी को पूजा करते हैं और महाराष्ट्र में जाकर गाली देते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस का चरित्र यही है, इस देश को बांटना, लूटना और देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। राहुल गांधी देश के लुटेरों के साथ हैं। स्वाभाविक है, राहुल गांधी जी प्रत्येक राज्य में अपनी स्थिति बदलते हैं। तेलंगाना में अडानी की पूजा करते हैं और महाराष्ट्र में जाके गाली देते हैं। तो राहुल गांधी और कांग्रेस का चरित्र यही है कि इस देश को बांटना, इस देश को लूटना और इस देश पे भ्रष्टाचार को बढ़ाना। तो राहुल गांधी इस देश के लुटेरों के सरदार हैं और आप देखते होंगे कि आज यदि भारत नहीं बढ़ा है तो उसका मूल कारण एक ही है कि गांधी परिवार इस देश में राज करते रहे। 55 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किसी परिवार ने किया तो वो राहुल गांधी का। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज झारखंड चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड के वोटर से अपील की है कि वोट देने जाएं तो ये देख लें कि हेमंत की सरकार ने रांची को कराची बनाने का काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के भविष्य को देखकर वोट करें, अपने बहू बेटी की इज्जत को देखकर वोट करें। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है कल। महाराष्ट्र की जनता निर्णय अब ले चुकी है। वो कभी भी इन लोगों को जो रोहिंग्या का समर्थन करते हों, जो समाज को बांटते हों, राहुल गांधी कभी इनको वोट नहीं करेगा। और योगी जी ने जो कहा है, एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। लेकिन झारखंड के लोग से, झारखंड और बिहार दोनों एक ही राज्य था, इसलिए मैं झारखंड के लोगों से प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आज झारखंड में जब आप मतदान करने कल जाएं तो केवल एमएलए चुनने नहीं जाएं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाएं, अपने बहु बेटियों के इज्जत के लिए। देखें कि वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को हेमंत सोरेन और कांग्रेस जिस ढंग से प्रश्रय दे रहे हैं, बेटी माटी और रोटी खतरे में है। झारखंड विधानसभा चुनाव पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि हेमंत सोरेन को जेल भेजना, उसके बाद जितनी योजनाएं लागू हुई हैं उससे एक तरफा माहौल है। भाजपा के पास बांटने और काटने के अलावा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है और वो विकल्प हार जाएगा। बिहार उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को जब नतीजे आने शुरू होंगे तब लोगों के पांव के नीचे जमीन निकल जाएगी। एक तरफा है, हेमंत सोरेन को जेल भेजना, उसके बाद जितनी योजनाएं लागू हुई हैं, एक तरफा माहौल है।
बीजेपी के पास सिवाय बांटने काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है और वो विकल्प हार जाए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा है लेटर कि खास करके जो महिलाएं वोटिंग करने के लिए आती हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनके पुलिस ऑफिसर जो है बुर्का उठा करके चेहरे देखते हैं, जिस वजह से वो डर जाती हैं और हमारे वोटिंग परसेंटेज कम हो जाते हैं। देखिए, पूरे देश में ये माहौल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी को तय करना होगा कि किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं। आप सबके प्रधानमंत्री नहीं प्रतीत होते और ये दुख का विषय है। सर, झारखंड में जो इलेक्शन कैंपेन में भाजपा ने जो वीडियो डाला सर, उसको लेकर विवाद है। महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि जहर उगल रहे हैं। ये कोई नई बात थोड़ी ही है, इनको सिर्फ यही आता है, जहर उगलना, जहर की फसल लगाना। लेकिन अब इस जहर का काट जनता ने। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि मुद्दों पर राजनीति हो, लेकिन भाजपा वाले ध्रुवीकरण कर रहे हैं। पूरे चुनाव को वो मुद्दों पर नहीं, धार्मिक ध्रुवीकरण पर कराना चाहते हैं। चुनाव आयोग सोया हुआ है, चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। दुर्भाग्य बात का मैंने देखा, नोट किया कि कांग्रेस बार बार चाहती है कि इश्यू बेस्ड कैंपेन हो। महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन हो रहा वहां पर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, उस पर बीजेपी वाले इसको पूरा ध्रुवीकरण कर रहे हैं। वहां पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। तो ये जो उनका जो अप्रोच है ना, वो बहुत खतरनाक अप्रोच है। खतरनाक अप्रोच है वो, क्योंकि आप बटोगे कटोगे, एक है तो सेफ है। तो पूरा चुनाव जो है वो चाहते हैं कि इशू बेस्ड नहीं होकर के धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण हो। ये खतरनाक ट्रेंड है और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। मेरा मानना है कि ये इलेक्शन कमीशन को अलाउ नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो सोया हुआ है। इलेक्शन कमीशन की स्थिति ये बन गई, ताले लग जाने चाहिए उसके। ये लोगों की भावनाओं में लग गई, कोई एक्शन नहीं करते लोग, इतने दबाव में काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन देश की डेमोक्रेसी बचाने में अहम भूमिका अदा करता है, वो नहीं कर पा रहा है। ये हमारी शिकायत है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। जंग के 1 साल के बाद भी इजरायली बंधकों की वापसी न होना उनकी सत्ता से बेदखल होने की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। इजराइल की सड़कों पर आए दिन बंधक डील के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दूसरी ओर लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह भी आए दिन इजरायली शहरों पर हमला कर रहा है। दोनों छोर में किसी पर भी पूर्ण युद्ध विराम के लिए नेतन्याहू तैयार नहीं और अभी तक के प्रस्ताव में उन्होंने ऐसी शर्त लगाई है जिनकी वजह से मध्यस्थों के लिए शांति प्रस्ताव पर अमल कराना और मुश्किल हो गया है। नेतन्याहू सेना पर दबाव बना रहे हैं कि सैन्य ऑपरेशन के जरिए बंधकों की रिहाई कराई जाए, जबकि पूर्व रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि गाजा में सेना अपनी उच्चतम कार्रवाई पूरी कर चुकी है। अब बंधकों की रिहाई कूटनीतिक चैनल से ही हो सकती है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को गाजा में बंधकों को रिहा करने पर खास मंत्री और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। खबरों के मुताबिक इस बैठक में कथित तौर पर माना गया कि हमास के साथ युद्ध विराम ही बंधकों को रिहाई कराने का एकमात्र तरीका है। सूत्रों ने बताया कि तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय में हुई इस बैठक में शिन बेट, आईडीएफ और मोसाद के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने सरकार के मंत्रियों को बताया कि हमास अभी भी युद्ध के खत्म और गाजा पट्टी से सेना की वापसी की मांग कर रहा है, जबकि एजेंसियों ने पिछले महीने उसके नेता याह्या सिनवार को भी शहीद कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा प्रमुखों ने इस बात पर जोर दिया कि लीडर की मौत के बाद भी हमास का रुख बदला नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी मांगों पर सहमत होना ही किसी समझौते पर पहुंचने का एकमात्र तरीका हो सकता है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।